हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। चलिए अपना पहला सवाल देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। अब आप देखोगे ये जो लाइंस हैं ये हमने एनसीईआरटी से ली हुई हैं और यहाँ पे एक टॉपिक है एनसीईआरटी में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इतना बढ़िया डिस्कस करेंगे कि आप सवाल कभी गलत नहीं करोगे। बिल्कुल सवाल कैसे आंसर करना है वैसे बात करेंगे। अब ऑप्शंस देखिए। द इंसुलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज इन लॉन्ग वेव फॉर्म एंड हीट्स अप इट्स सरफेस. The earth after being heated becomes a radiating body and radiates energy to the atmosphere in short wave form. The energy radiated by the earth heats up the atmosphere from below and is known as terrestrial radiation. डरना नहीं, एक एक लाइन समझाऊंगी क्या होती है. And the last one being the short wave radiation radiated by the earth is absorbed by gases like carbon dioxide and other greenhouse gases and the atmosphere is indirectly heated by this radiation. अब यहां पे आपने बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, सोचिए, कॉन्सेप्ट भी पूरा समझाऊंगी। आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पे बनता है थर्ड। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, है ना, कि कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है, तो यहां पे आप देखोगे सिंपल शब्दों में बेसिक से शुरू करेंगे। ये सन है, सन से इंसुलेशन आ रही है अर्थ की तरफ, राइट। अब अर्थ इस इंसुलेशन को एब्जॉर्ब करेगी, राइट, और जब इस इंसुलेशन को रेडिएट बैक किया जाता है तो आप देखोगे दिस इंसुलेशन इज कॉल्ड योर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यहां पे आप इसको क्या कह रहे हो, इंसुलेशन कह रहे हो। अब यहां पे हमने बेसिकली देखना है ये लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव वाला क्या सिनेरियो, बिल्कुल वो बताऊंगी जो आपको एग्जाम में याद रखने में मदद करेगा। अब यहां पे आपने एक बेसिक चीज याद रखनी है, वेवलेंथ जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, राइट। वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो ये जो लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव है ये बेसिकली वेवलेंथ की बात हो रही है। अब ध्यान से सुनना, जहां पर भी पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा हीटेड होंगे, ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, है ना, ध्यान से सुनो। अब जहां भी पार्टिकल्स ज्यादा हीटेड होंगे, कोई भी चीज को आप हीट करते हो पार्टिकल्स वाइब्रेट होने लगते हैं, जहां भी पार्टिकल्स हीटेड होंगे, ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, वहां पे ये रिलेशन क्या बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी, या अगर इसकी वैल्यू बढ़ी तो इसकी वैल्यू घटेगी। हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात होगी। तो कहीं भी अगर बहुत ज्यादा पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, राइट। एक चीज बढ़ेगी तो एक घटेगी। अब इसको आप यहां पे लेके आओ, राइट, सन के साथ। अब सन में आपको पता है बहुत ही हीटेड पार्टिकल्स हैं, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी यहां पे पार्टिकल्स की, है ना, जो इंसुलेशन आ रही है, तो वेवलेंथ क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। तो यहां पे वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। दैट मीन्स वेवलेंथ कम है तो याद रखने के लिए क्या याद रखोगे, शॉर्ट वेव, क्योंकि कम हो रही है, शॉर्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप इसको अर्थ से कंपेयर करो कि अर्थ ने जो भी इंसुलेशन एब्जॉर्ब किए, जब वो वापस रेडिएट होगी, पार्टिकल्स उतने हीटेड नहीं होंगे, उतना वाइब्रेशन नहीं होगा जितना सन में था। याद रखने का तरीका है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, मतलब वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जा रही है वो ज्यादा वेवलेंथ वाली है ना, इसको हम लॉन्ग वेव कहेंगे क्योंकि ये ज्यादा है। अब रट्टा मार लो, कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि पहली चीज क्या याद रखनी थी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा एक घटेगा। अब सन की बात कर दी, हीटिंग इतनी ज्यादा है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करे, फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है, वेवलेंथ कम होगी, कम यानी कि शॉर्ट, तो इंसुलेशन हमेशा शॉर्ट होगी। अब फर्स्ट ऑप्शन देखो कि जो इंसुलेशन रिसीव्ड है वो लॉन्ग वेव है, बिल्कुल भी नहीं, अभी हमने पढ़ा शॉर्ट वेव होनी चाहिए, राइट। अब जब ये अर्थ पे एब्जॉर्ब हुई, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है पार्टिकल्स में, तो आपकी वेवलेंथ क्या होगी, जो है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो एक शॉर्ट थी तो दूसरी क्या हो जाएगी, लॉन्ग। याद रखने का तरीका है, कभी भी नहीं भूलोगे। तो अर्थ जब रेडिएट कर रही है तो ये कौन से फॉर्म में रेडिएट कर रही है, लॉन्ग वेव। यहां क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट वेव, दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग। तीसरी चीज बिल्कुल सही है कि अब जो है, जो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो आ रही है, राइट, इससे हीटिंग हो रही है। अब ये तो चलो मैंने आपको अभी तक बता दिया कि शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव को कैसे याद रखना है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझो,
जब भी इंसुलेशन आती है ना, तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती, बिल्कुल अर्थ इसको जो है इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। पर जब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बन के वापस जाती है, जब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बन के वापस आती है, अब यहाँ पे जितनी गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस, ये सब जो है इस हीट को एब्जॉर्ब करने लगती हैं। और ये हीट एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। डू यू रियलाइज व्हाई? कि अगर जो भी इंसुलेशन आई चुपचाप वापस चली गई, हमारे आसपास तो गर्मी रहेगी नहीं, वार्मथ रहेगी नहीं, क्योंकि जो इंसुलेशन आई थी वापस चली गई। इट इज बिकॉज इन गैसेस की टेंडेंसी है कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करती हैं, वार्मथ रहती है, तभी आपके आसपास वार्मथ का ब्लैंकेट है, तभी आपके पास वार्मथ रहती है। वरना अगर जितना आता होता वैसे ही वापस चला जाए विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन तो एब्सोल्युटली ठंड होगी, राइट? तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो अब जो ये वापस रेडिएशन जा रही है, इसको जो ये गैसेस एब्जॉर्ब कर रही हैं, उससे एक्चुअली हीटिंग हो रही है, उससे आपकी जो है इनडायरेक्ट हीटिंग हो रही है, आपके आसपास एटमॉस्फेयर में वार्मथ है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और ये ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि जब वापस रेडिएशन जा रही थी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसने लॉन्ग फॉर्म में होना था, शॉर्ट फॉर्म में नहीं होना था, शॉर्ट वेव फॉर्म में नहीं होना था। तो याद रखना, जब इंसुलेशन आई तब इन्होंने एब्जॉर्ब नहीं की, जब वापस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बन के जाती तब गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करती हैं और हीटिंग करती हैं। और ना मैं आपको बहुत ही अच्छी एक चीज बताती हूँ यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। देखो, इन जनरल वार्मिंग खराब चीज नहीं है, क्योंकि अगर ये वार्मिंग नहीं होती, मैंने आपको बताया वार्मथ होती नहीं आपके आसपास। दिक्कत कहां आती है? इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो जाएं कि वो और हीट एब्जॉर्ब करती रहेंगी, तो ऑफ कोर्स वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी तो आप देखते हो कि कितने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए जो है कितनी सारी जो है आपकी एनवायरमेंट में आप चीजें पढ़ते हो। तो ग्लोबल वार्मिंग है ना, इन जनरल वार्मिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि वो तो होनी चाहिए। लेकिन जब इतनी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाए और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो जाए, तब हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड दैट इज व्हेन ग्लोबल वार्मिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो ये चीज आपने याद रखनी है। एनीवेज, यहां पे आप ये सीख चुके हो, शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव का कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो, और जब रेडिएशन वापस जाती है उससे हीटिंग होती है, ये भी आप समझ चुके हो। कभी भी इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन अब आप गलत नहीं करोगे, राइट? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है, एब्सोल्युटली एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अब ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट शब्द मैंने एनसीईआरटी से लिए हुए हैं यहां पे, कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है इन कॉन्टेक्स्ट विद स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन एट द अर्थ सरफेस। अब घबराना नहीं है इससे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट पढ़ो, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहली चीज पढ़ो, सेकंड ऑप्शन से शुरू करते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन देन द ट्रॉपिक्स। अब देखो, जब भी हम पढ़ते हैं, हम हमेशा क्या पढ़ते हैं कि इंसुलेशन की जब भी हम बात करें इक्वेटर पे, तो बिल्कुल डायरेक्ट इंसुलेशन है, तो हमें लगना चाहिए कि इक्वेटर पे तो बहुत ही ज्यादा इंसुलेशन आनी चाहिए एज कंपेयर टू जो आपके ट्रॉपिक्स हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। डू यू रियलाइज व्हाई? अब ध्यान से देखना, याद रखने का तरीका है ये भी। सो इक्वेटर पे आपको पता है वार्मिंग बहुत ज्यादा है ना, और आप देखोगे वहां पे जो भी वाटर होगा, मैंने कई बार ये चीज बताई है, जब भी वाटर की हम बात करेंगे, उसको जितनी ज्यादा हीट मिलेगी उतना ही ज्यादा वो वेपर में कन्वर्ट होगा। वाटर को आप हीट दोगे, जितनी हीटिंग इंसुलेशन आएगी उतना ही वेपर में कन्वर्ट होगा, उतने ही बादल बनेंगे, उतनी ही बारिशें होंगी। तो इक्वेटर पे एक्चुअली यही होता है कि ऑल्दो हीटिंग बहुत ज्यादा है, यस, लेकिन ट्रॉपिक्स जितनी हीटिंग नहीं हो पाती। क्यों? स्टेप वन कि वहां पे जब जब हीटिंग होगी पानी इवेपोरेट होगा, बादल बनेंगे, बारिशें होंगी। स्टेप टू में क्या होगा कि अब क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे कॉन्स्टेंटली बादल बनते रहेंगे, तो जो भी इंसुलेशन आनी चाहिए थी वो रिफ्लेक्ट बैक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि इक्वेटर पे कम इंसुलेशन क्यों है देन द ट्रॉपिक्स, क्योंकि इक्वेटर पे इतनी ज्यादा रेनफॉल होती है, क्योंकि कांस्टेंट हीट है वहां पे, कि ये जो बादल हैं ये इंसुलेशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तभी तो हम कहते हैं, क्लास में भी हम ये चीज पढ़ाते हैं कि
हमें लगता है वार्मेस्ट जोन जो है वो इक्वेटर पे होना चाहिए, पर वार्मेस्ट जोन इक्वेटर पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बादलों की वजह से रेनफॉल बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर एनीवे कम हो जाएगा, और बादलों की वजह से इंसुलेशन भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। एक्चुअली अगर आप हीटेड जोन देखोगे सबसे ज्यादा तो वो अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ पे होता है, लिख लो इसको कहीं पे, राइट? तो आपको पता है कि इक्वेटर कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन लेता है ना, और यहां पे बिकॉज बादल है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिमिलरली देखो, मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव्ड ओवर सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स वेयर क्लाउडीनेस इज द लीस्ट। अब देखो आपने रिलेट कर लिया, जहां क्लाउड्स थे वहां पे इंसुलेशन कम थे, डेजर्ट में तो रेनफॉल ही बहुत ज्यादा नहीं है, पानी बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये होगा ही नहीं। बहुत ज्यादा पानी नहीं है, बहुत ज्यादा वेपर नहीं बनेंगे, बहुत ज्यादा बादल भी नहीं बनेंगे टू रिफ्लेक्ट बैक, इसीलिए आप देखोगे मैक्सिमम इंसुलेशन उन जगह पे होगी जहां पे क्लाउडीनेस लीस्ट है, राइट? अब देखो, generally at the same latitude insulation is more over continents than over the ocean। अब ये कैसे पता लगे कि लैंड पे ज्यादा इंसुलेशन है या ओशन पे? अब यहां पे आप यही वाला कॉन्सेप्ट दोबारा लगाओ, याद रखने के लिए, है ना। हमें एग्जाम्पल से सोचना है, हम रट्टा क्यों मारे, हम एग्जाम्पल से सोचेंगे। जितना ओशन रहेगा उतना ही ज्यादा, जहां पे जितनी हीटिंग इनको मिलती रहेगी उतनी आपको जो है उतना ही आपको जो है बादल बनते रहेंगे, बारिशें होती रहेंगी। अब जितने बादल बनेंगे उतने ही इंसुलेशन वापस जाती जाएगी। एल्बिडो है ना, जितनी इंसुलेशन आई थी वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, राइट? बादल का भी अपना एल्बिडो तो है ही है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि जब भी आप ओशंस की बात करो, इंसुलेशन कम क्यों है? हमें लगेगा कि लैंड और ओशन पे सेम होनी चाहिए, क्योंकि ओशन पे कॉन्स्टेंटली इवेपोरेशन हो रही है, कॉन्स्टेंटली बादल बन रहे हैं। बादल बनने की वजह से क्या होगा? अ लॉट ऑफ इंसुलेशन वुड बी रिफ्लेक्टेड बैक, राइट? तो ये भी आपका करेक्ट है। तो यहां पे इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ वाला आपका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तो यही भी मैंने आपको समझा दिया ताकि आप कंसेप्ट समझ जाओ। अब लास्ट ऑप्शन देखो, इनकरेक्ट क्यों है? मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स रिसीव मोर रेडिएशन इन समर। ऑफ कोर्स नहीं, मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड्स तो इनहेरेंटली कम रेडिएशन लेते हैं, राइट? इसको समझने के लिए आप ये देखो, यहां पे जब भी सन है, ये तो सन डायरेक्टली ओवरहेड ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स होता है। ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड तो इंसुलेशन जो आपकी मिडिल लैटिट्यूड्स है, हायर लैटिट्यूड्स है, वैसे भी स्लांटिंग होती है, राइट? डायरेक्टली सन ओवरहेड है ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स, उसके बियॉन्ड मिडिल लैटिट्यूड्स, हायर लैटिट्यूड्स में एनीवे कम रेडिएशन है, राइट? एंड विंटर्स में तो ऑफ कोर्स और ज्यादा कम हो जाएगी। तो यहां पे मोर रेडिएशन नहीं होना चाहिए, यहां पे एक्चुअली लेस रेडिएशन होना चाहिए, राइट? और मैं आपको बता दूं ये भी एब्सोल्युटली मैंने एनसीईआरटी से ही पिकअप किया है। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है तो दोबारा देख लो, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कभी कभी पहली बार में नहीं आता, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, बिफोर दैट परिश्रम प्रोग्राम के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी। मैं हमेशा बताती हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे आपके इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो प्रोग्राम है यहाँ पे कवर्ड है। हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। आप शेड्यूल देखिए, आप जो है PYQs देखिए, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। और मैं हमेशा कहती हूँ आप कोर्स लेते समय मेरे नाम का कूपन कोड कहीं भी यूज करें, थ्रू आउट एनी कोर्स आपको जरूर कुछ ना कुछ रियायत मिलेगी। श्रद्धा स्पेलिंग देख लीजिए, SHRADHA, सही स्पेलिंग यूज करेंगे तो ही कूपन कोड का फायदा हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द ग्रेट लेक्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट? अब ग्रेट लेक्स जो है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 5 ग्रेट लेक्स कौन सी है, राइट? तो मैं आपको दिखाती भी हूं, ये देखिए, ये आपकी 5 ग्रेट लेक्स है, लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी एंड ओंटारियो, राइट? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 2 तरह की चीजें आपको यहां पता होनी चाहिए। पहली चीज पता होनी चाहिए, मान लीजिए आपको सेट ऑफ लेक्स दे दे और उनमें बताए इनमें से बताइए ग्रेट लेक्स कौन सी है, तो आपने उसके लिए जो है एक निमोनिक याद रखना है, होम्स, राइट? ह्यूरॉन, H फॉर ह्यूरॉन, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर ईरी, S फॉर सुपीरियर, राइट? ये आपने याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्रेट लेक्स कौन सी है, होम्स आपका जो है, सभी बच्चे इससे याद करते हैं, आपने भी इसी से याद करना है। पर क्वेश्चन मैंने एक स्टेप आगे पूछा है कि इनको वेस्ट टू ईस्ट जो है रेडिएट करो, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट जो है अरेंज करना है। तो इसके लिए जो चीज आपने याद रखनी है, ये सब लोग याद रखते हैं, ध्यान से सुनना। सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, दोबारा से सुनो,
सभी ऐसे याद रखते हैं, आपने भी ऐसे याद रखना है, यही निमोनिक स्टैंडर्ड चलता है इसका। सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। फिर S फॉर सुपीरियर, M फॉर मिशिगन, H फॉर ह्यूरॉन, E फॉर ईरी, O फॉर ओंटारियो। ऐसे ही बनाते, सुपर 5, मैन मिशिगन, हेल्प्स ह्यूरॉन, एवरी E और 1 ये। तो आपका ऑप्शन बना ए। तो ये चीज आपने याद रखनी है, याद रख लो HOMES, पर अगर वेस्ट टू ईस्ट आए, दोबारा देखो यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट, सुपर मैन हेल्प्स एवरी वन, कभी भी नहीं भूल सकते, ना होम्स भूलोगे ना ये सुपरमैन वाला भूलोगे, राइट। तो ऐसे ही चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, सभी बच्चे ऐसे याद रखते हैं। आपको नहीं पता था तो आप भी लिख लीजिए, राइट। पता था तो बहुत बढ़िया बात है, आपका रिविजन हो गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्क्ड इनकरेक्टली, राइट। अब यहाँ पे 4 लेक्स हैं, लेक आयर, लेक तंगानका, ग्रेट बेयर लेक, ग्रेट स्लेव लेक। सबसे पहले तो चीज यहाँ पे समझो, ये है लेक आयर, राइट, और ये है लेक ईरी, दोनों अलग अलग है, राइट। लेक ईरी की जब आप बात कर रहे हो, ग्रेट लेक्स की बात है यहाँ पे। जब आयर की बात कर रहे हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं ऑस्ट्रेलिया से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे आपको पढ़ के बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, यहाँ पे इनकरेक्ट है आपका डी, राइट। ये भी कनाडा से जुड़ा हुआ है, राइट। मैं आपको दिखाती हूं, ये देखिए लेक आयर ऑस्ट्रेलिया, राइट। इसके बाद था आपका अफ्रीका में लेक तंगानका। यहाँ पे आप देखिए ग्रेट बेयर लेक और ग्रेट स्लेव लेक, दोनों ही आपके कनाडा से जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए अभी आपने सब ग्रेट लेक्स भी पढ़ ली और आपको 4 और लेक्स भी यहाँ पे पता लग गई। ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे, आप जरूर इस सीरीज को फॉलो करते रहिए, राइट। चलिए अब आता है आखिरी क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बेसिकली मैंने आपकी एनसीईआरटी में ही एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है ऐड कर दिया है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। अब द एयर विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एन एयर मास, एनसीईआरटी बोलती है। इट इज डिफाइंड एज लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। The homogeneous surface जहां पे air masses form होते हैं are called source regions. Main source regions are low pressure belts in the subtropics and around poles. अब आपको इनमें से incorrect statement बताना है। कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डी। अब मैं आपको ना बेसिक समझाती हूँ, यहाँ पे आप कभी भी नहीं भूलोगे। देखो एयर मास का कॉन्सेप्ट ना सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल ये जमीन है, वार्म जमीन है, और वार्म जमीन के ऊपर जो है वार्म एयर है। तो वो आफ्टर लेट्स से कुछ समय बाद क्या होगा, जो एयर अबव दैट जमीन है वो ले लेगी कैरेक्टरिस्टिक्स उस जमीन के। फॉर एग्जाम्पल अगर गर्म जगह थी तो एयर भी गर्म हो जाएगी, अगर ठंडी जगह थी, मान लो पोल्स के ऊपर हवा है तो वो ठंडी हवा बन जाएगी। सिमिलरली अगर मान लो ये हवा पानी के ऊपर होती है ना, तो पानी के ऊपर होगी तो क्या होगी, हवा में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा, है ना। अब यही पानी यदि गर्म हुआ तो जो उसके ऊपर की एयर है वो भी गर्म होगी, अगर कोल्ड हुआ तो ऊपर की एयर भी वैसी ही होगी। सो दैट इज व्हाट हैपेंस कि जब एयर एक जगह पे बहुत समय तक रह लेती है तो उस जगह के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर कर लेती है, राइट। तब आप उसे एयर मास कहते हो। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, हर छोटी छोटी जगह की बात नहीं है, बहुत बड़े एरिया पे जब होता है, लार्ज बॉडी ऑफ एयर पे जब सेम तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी, तब आप उसे एयर मास कहते हो, राइट। तो पहले 2 ऑप्शन तो आपके करेक्ट ही बन जाते हैं। तीसरे वाले में याद रखना, जहां पे ये एयर मासेस फॉर्म होंगे उनको सोर्स रीजन्स कहते हैं। मान लो ओशन के ऊपर गए तो उसको मैरीटाइम एयर मास कह दोगे, है ना। ट्रॉपिक्स पे है तो ट्रॉपिकल एयर मास हो जाएगा। पर यहाँ पे जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो है होमोजेनस होना बड़ा जरूरी है एयर का, कि कैरेक्टरिस्टिक सेम होने चाहिए, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो आपकी हाई या लो प्रेशर से जुड़ा हुआ है। क्या आपके एयर मासेस के लिए प्रेफरेबल जगह लो प्रेशर होगी या हाई प्रेशर होगी? क्या आपके एयर मासेस के लिए प्रेफरेबल जगह कौन सी होगी, लो प्रेशर वाली या हाई प्रेशर वाली? अब ध्यान से देखो, लो प्रेशर वाली जगह पे क्या होता है, राइट। हाई प्रेशर से बहुत सारी एयर आती है और एयर ऊपर की तरफ चली जाती है। तो लो प्रेशर वाली एयर पे इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाई प्रेशर वाली एयर पे क्या होगा, एयर चुपचाप डिसेंड हो रही है और फिर आगे जा रही है, राइट। तो अब इन दोनों में से ज्यादा होमोजेनस कौन सा होना चाहिए? लो प्रेशर होमोजेनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि बहुत डिफरेंट हाई प्रेशर से यहां पे हवा आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि उन डिफरेंट जगह से जो एयर आ रही है उनके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हो, होमोजेनस हो। लेकिन हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, एयर चुपचाप डिसेंड कर रही है, तो होमोजेनस एयर होने की, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स वाली एयर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहां है, हाई प्रेशर पे। तो हमेशा आप देखोगे सोर्स रीजन्स में, जो मेन सोर्स रीजन्स हैं, यूजुअली हाई प्रेशर बेल्ट्स होंगे, या फिर पोल्स के अराउंड जहां पे ठंड रहती है, ठंड यानी कि हाई प्रेशर। इसीलिए आप देखोगे हाई प्रेशर बहुत ही ज्यादा फेवरेबल माना जाता है, राइट, हमेशा नहीं लेकिन फेवरेबल माना जाता है। तो पहली 3 चीजें तो आपके एनसीईआरटी में थी, जो मैंने फेवरेबल वाले आपको चीज बताई है ये एनसीईआरटी में नहीं थी, इसको आप ध्यान से ऐड करें। यू नो, कोर्सेज का एडवांटेज यही होता है कि हम सारा कुछ उनमें बहुत डिटेल में बताते हैं, वी गो बियॉन्ड एनसीईआरटीज, राइट। चलिए, तो ये थे आपके आज के सवाल। एंड यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख लीजिए, जैसे आप देखिए मैरिटाइम, एम फॉर मैरिटाइम, पी फॉर पोलर, पोलर रीजन्स के आसपास है, मैरिटाइम है, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए ट्रॉपिकल, टी फॉर ट्रॉपिकल और सी फॉर कॉन्टिनेंट, की कॉन्टिनेंट के ऊपर का एयर मास है, ट्रॉपिकल जोन की बात हो रही है। तो आप देखोगे मल्टीपल तरीके की चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। और अगेन एनसीईआरटी का मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है, आप चाहे तो ले सकते हैं। प्री क्रैश की बात मैं हमेशा करती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो है मेरे नाम का कूपन कोड यूज कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है ये दोस्तों, आई कैन अश्योर यू आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी, बहुत ज्यादा एलिवेट होती है आपकी प्रिपरेशन जब आप इस कोर्स को लेते हैं, बिकॉज बेसिक से लेके एडवांस तक, प्रैक्टिस क्वेश्चंस तक बहुत ज्यादा कुछ कराया जाता है। रादर समटाइम्स बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम शेड्यूल करते हैं, सो दैट जितना भी हम डेटा है, कंटेंट है, आपके साथ शेयर कर सके। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आप भी कर सकते हैं, जरूर जुड़े इस कोर्स से। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।